4:15 बज चुके थे, लेकिन धूप में वही गर्मी थी जो दोपहर को 12 बजे के करीब थी। उसने बालकनी में आकर बाहर देखा तो उसे एक लड़की नजर आई जो धूप से बचने के लिए एक पेड़ की छांव में आलती पालती मारे बैठी थी। उसका रंग गहरा सांवला था, इतना सांवला कि वो उस पेड़ की छांव का एक हिस्सा मालूम होता था। सुरेंद्र ने जब उसको देखा तो उसने महसूस किया कि वो उसकी कुर्बत चाहता है। हालांकि वो इस मौसम में किसी की कुर्बत की भी ख्वाहिश न कर सकता था। मौसम बहुत ही वाहियात किस्म का था। 4:15 बज चुके थे। सूरज डूबने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन मौसम निहायत जलील था। पसीना था कि छूटा जा रहा था। खुदा मालूम कि कहाँ से ये मौसम के ज़रिए इतना पानी निकल रहा था। सुरेंद्र ने कई बार गौर किया कि पानी उसने ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों में सिर्फ 1 गिलास पिया होगा, मगर पसीना हर घंटे 4 गिलास निकला होगा। आखिर ये कहाँ से आया? जब उसने लड़की को पेड़ की छांव में आलती पालती मारे देखा तो उसने सोचा कि दुनिया में सबसे खुश यही है जिसे धूप की परवाह है न मौसम की। सुरेंद्र पसीने से लथपथ था। उसकी बनियान उसके जिस्म के साथ बहुत बुरी तरह से चिपकी हुई थी। वो कुछ इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसके बदन पर किसी ने मोबिल ऑयल मिला दिया हो। लेकिन इसके बावजूद जब उसने पेड़ की छांव में बैठी उस लड़की को देखा तो उसके जिस्म में ये ख्वाहिशें पैदा हुई कि वो उसके पसीने के साथ घुल मिल जाए, उसके मसामों के अंदर दाखिल हो जाए। आसमान आग उगल रहा था। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि बादल है या आग का गुबार। बहरहाल उस गर्दो गुबार या बादलों के बावजूद धूप की झलक मौजूद थी और वो लड़की बड़े इत्मीनान से पीपल की छांव में बैठी सुस्ता रही थी। सुरेंद्र ने अब गौर से उसकी तरफ देखा। उसका रंग गहरा सांवला मगर नक्श बहुत ही तीखे थे जो कि सुरेंद्र की आंखों में कई बार चुभे। मजदूर पेशा लड़की मालूम होती थी। ये भी मुमकिन था कि भिखारन हो, लेकिन सुरेंद्र उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता था। असल में वो ये फैसला कर रहा था कि उस लड़की को इशारा करना चाहिए या नहीं। घर में वो बिल्कुल अकेला था। उसकी बहन मरीन में रहती थी, माँ भी उसके साथ रहती थी। बाप मर चुका था। एक भाई जो उससे छोटा था बोर्डिंग में रहता था। सुरेंद्र की उम्र 27-28 साल के करीब थी और उसी के घर में अपनी 2 अधेड़ उम्र की नौकरानियों से वह 2-3 बार सिलसिला लड़ा चुका था। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मौसम की खराबी के बावजूद सुरेंद्र के दिल में ये ख्वाहिशें हो रही थी कि वो पीपल की छांव में बैठी हुई लड़की के पास जाए और उसे ऊपर से ही इशारा करे ताकि वो उसके पास आ जाए और वो दोनों एक दूसरे के पसीने में गोता लगाए और किसी को मालूम भी ना पहुंच पाए। सुरेंद्र ने बालकनी के कठेरे के पास खड़े होकर जोर से खकारा, मगर लड़की ने ध्यान न दिया। सुरेंद्र ने अब कई बार ऐसा किया और कोई नतीजा बरामद न हुआ तो उसने आवाज़ दी, अरे भाई ज़रा इधर देखो। मगर लड़की ने फिर भी उसकी तरफ न देखा। वो अपनी पिंडली खुजलाती रही। सुरेंद्र को बहुत उलझन हुई। अगर लड़की की बजाय कोई कुत्ता होता तो यकीनन उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता। अगर उसे उसकी आवाज़ नापसंद होती तो भौंकता। मगर उस लड़की ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। अगर सुनी थी तो अनसुनी कर दी थी। सुरेंद्र दिल ही दिल में बहुत खफा हो रहा था। उसने एक बार बुलंद आवाज़ में उस लड़की को पुकारा, ए लड़की, ए लड़की। लड़की ने फिर भी उसकी तरफ न देखा। झुंझलाकर उसने अपने मलमल का कुर्ता पहना और नीचे उतरा। जब उस लड़की के पास पहुंचा तो वह उसी तरह अपनी नंगी पिंडली खुजला रही थी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा हो गया। लड़की ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और सलवार नीचे करके अपनी पिंडली ढाँप ली। सुरेंद्र ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, बैठी हूँ। हाँ, लेकिन क्यों बैठी हो? लड़की उठ खड़ी हुई। लो, अब खड़ी हो गई। सुरेंद्र बौखला गया।
इससे क्या होता है? सवाल तो ये है कि तुम इतनी देर से यहाँ बैठी क्या कर रही थी? लड़की का चेहरा और ज़्यादा सांवला हो गया। तुम चाहते क्या हो? सुरेंद्र ने थोड़ी देर अपने दिल को टटोला। मैं क्या चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं चाहता। दरअसल मैं घर में अकेला हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की के गहरे सांवले होठों पर अजीब व गरीब किस्म की मुस्कुराहट आ गई। मेहरबानी कहे की? नहीं, मेहरबानी है। ठीक है, चलो। और दोनों चल दिए। जब ऊपर पहुँचे तो लड़की सोफे की बजाय फर्श पर बैठ गई और अपनी पिंडली खुजलाने लगी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे गौर से देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसमें वो तमाम बातें मौजूद थी जो एक खूबसूरत और जवान लड़की में होती है। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन इसके बावजूद उसका मजबूत जिस्म उसके बाहर झांक रहा था। सुरेंद्र ने कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? इधर सोफे पर बैठ जाओ। लड़की ने जवाब में सिर्फ इस कदर कहा, नहीं। सुरेंद्र उसके पास फर्श पर बैठ गया। तुम्हारी मर्जी। लो, अब ये बताओ कि तुम कौन हो और दरख्त के नीचे तुम इतनी देर से क्यों बैठी थी? मैं कौन हूँ और दरख्त के नीचे क्यों बैठी थी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लड़की ने ये कहकर अपनी सलवार का पायचा नीचे कर लिया और पिंडली खुजलाना बंद कर दी। सुरेंद्र उस वक्त उस लड़की की जवानी के बारे में सोच रहा था। वो उसका और उन दो अधेड़ उम्र की नौकरानियों का मुकाबला कर रहा था, जिनसे उसका 2-3 बार सिलसिला हो चुका था। वो महसूस कर रहा था कि वो उस लड़की के मुकाबले में ढीली ढाली थी, जैसे बरसों की इस्तेमाल की हुई साइकिलें, लेकिन इसका हर पुर्जा अपनी जगह पर कसा हुआ था। सुरेंद्र ने उन अधेड़ उम्र की नौकरानियों से अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। वो खुद उसको खींचकर अपनी कोठरियों में ले जाती थी, मगर सुरेंद्र अब महसूस कर रहा था कि ये सिलसिला अब उसी को खुद करना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में वो भी नया ही था। बहरहाल उसने अपने एक बाजू को लड़की के कंधों पर रख दिया और उसे अपनी तरफ खींचना शुरू किया। लड़की ने जोर का झटका दिया। यह क्या कर रहे हो तुम? सुरेंद्र एक बार फिर बौखला गया। मैं कुछ भी तो नहीं। लड़की के गहरे सांवले होठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट आ गई। आराम से बैठे रहो। सुरेंद्र आराम से बैठ गया, मगर उसके सीने में हलचल और ज़्यादा बढ़ गई। उसने हिम्मत से काम लिया और लड़की को पकड़कर अपने सीने में भींच लिया। लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर सुरेंद्र की गिरफ्त मजबूत थी। वो फर्श पर चित गिर पड़ी। सुरेंद्र उसके ऊपर था। उसने धड़ाधड़ उसके गहरे सांवले होठों को चूमना शुरू कर दिया। लड़की बेबस थी। सुरेंद्र का बोझ इतना था कि वो उसे उठाकर फेंक नहीं सकती थी। वह मजबूरी में उसके होठों के गीले बोसे को बर्दाश्त करती रही। सुरेंद्र ने समझा कि वह रम गई है। उसने उसके साथ ज़बरदस्ती शुरू कर दी। उसकी कमीज के अंदर हाथ डाला। वो खामोश रही। उसने हाथ पांव चलाने बंद कर दिए। ऐसा मालूम होता था कि उसने हार मान ली है। सुरेंद्र को अब यकीन हो गया था कि मैदान उसी के हाथ में है। उसने उसे चूमना छोड़ दिया और उससे कहा कि चलो आओ, पलंग पर लेटते हैं। लड़की उठी और उसके साथ चल दी। दोनों पलंग पर लेट गए। पास की ही एक तस्तरी में सेब के साथ एक तेज छुरी पड़ी थी। लड़की ने सेब उठाया और सुरेंद्र से पूछा, मैं खा लूँ? हाँ हाँ, एक नहीं, सब खा लो। सुरेंद्र ने छुरी उठाई और सेब छीलने लगा, मगर लड़की ने उससे दोनों चीज़ें ले ली। मैं खुद छीलूँगी। लड़की ने बड़ी नफासत से सेब छीला, उसके छिलके उतारे, फाकों पर से सफ़ेद सफ़ेद झिल्ली हटाई और फिर फाके खाए। एक फाक सुरेंद्र को दी और दूसरी अपने मुंह में डाली और मज़ा लेते हुए पूछा, तुम्हारे पास पिस्तौल है? सुरेंद्र ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें क्या करना है? लड़की के गहरे सांवले होठों पर फिर वही अजीबोगरीब मुस्कुराहट आ गई। मैंने ऐसे ही पूछा था। तुम जानते हो ना
कि आजकल हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहा है? सुरेंद्र ने दूसरा सेब तस्तरी में से उठाया। आज से हो रहे हैं, बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैं अपने पिस्तौल से 4 मुसलमान मार चुका हूँ, बड़े खूनी किस्म के। सच? ये कहकर लड़की उठ खड़ी हुई। मुझे जरा वो पिस्तौल दिखाना। सुरेंद्र उठा। दूसरे कमरे में जाकर उसने अपने मेज का दराज खोला और पिस्तौल लेकर बाहर आया। ये लो, लेकिन ठहरो। और उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच ठीक कर दिया क्योंकि उसमें गोलियां भरी थी। लड़की ने पिस्तौल पकड़ा और सुरेंद्र से कहा, मैं भी आज किसी को मारूंगी। ये कहकर उसने सेफ्टी कैच को एक तरफ किया और सुरेंद्र पर पिस्तौल दाग दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और करहाने लगा। ये तुमने क्या किया? लड़की के गहरे सांवले होठों पर मुस्कुराहट हुई। वो 4 मुसलमान जो तुमने मारे थे, उनमें मेरा बाप भी था।